किसी दूसरे बॉडी को अर्थ जिस फोर्स से खींचेगा वो क्या कहलाएगा? वेट। मान लिया जाए यहाँ पर अन्नू बैठी हुई है, तो अन्नू को अर्थ कहाँ खींचेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। कहाँ खींचेगा भाई साहब? टुवर्ड्स सेंटर। अच्छा, अन्नू जब यहाँ बैठी थी तो ठीक था, अन्नू अगर यहाँ बैठी होती तो भी इसको किधर खींचेगा? सेंटर की तरफ। अगर अन्नू यहाँ पर कहीं होती तो भी कहाँ खींचता? टुवर्ड्स सेंटर। अन्नू अगर यहाँ पर होती तो कहाँ खींचता? टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ पर होगा तो भी कहाँ खींचेगा? टुवर्ड्स सेंटर। हम अर्थ की बात क्यों कर रहे हैं? अर्थ की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम अर्थ पर रह रहे हैं और आपके क्वेश्चन में या एनडीए वाले अर्थ से रिलेटेड ही क्वेश्चन देते हैं। पहली बात तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का एक टाइप है जिसके कारण ये वेट जनरेट होता है। आप किसी ब्लॉक को अगर रखेंगे पर एफबीडी बनाते टाइम हम टुवर्ड्स सेंटर ना बोलते हुए हम डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। क्यों डाउनवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं? देखते हैं। मान लिया जाए आपके पास ये एक सरफेस है जो प्योर प्लेन सरफेस है और इस पर एक m मास का बॉडी रखा हुआ है। पहला, इसको अगर आप खींचेगा तो कहाँ खींचेगा भाई? इसको आप अपने सेंटर की तरफ खींचेगा। कितने फोर्स से खींचेगा? mg से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वेट। अगर ये सरफेस मेरा इंक्लाइन होता तब हमको अर्थ कैसा खींच रहा होता? तब भी हमको अर्थ कैसा खींचता? तब भी हमको अर्थ टुवर्ड्स सेंटर ही खींचता। यानी हम बोल देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में खींच रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। इस बॉडी का मास अगर m है तो हम इसको क्या लिख देंगे? mg। अच्छा, तीसरा केस अगर मान लिया जाए वो कर्व्ड सरफेस पर है, किसी कर्व्ड सरफेस पर एक मास m रखा हुआ है। अगर इस m मास को अगर अर्थ खींचेगा तो किस तरफ खींचेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg से। ये w का वैल्यू है, ये आपके w का वैल्यू है। बोला हाँ है ना? अगर हमारे पास मान लिया जाए ऐसा वाला कर्व्ड सरफेस होगा तब भी यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ होगा तो इसको अर्थ किसकी तरफ खींचता? mg से डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये w का वैल्यू है। ये चौथा केस है। एक केस और हो सकता है, पांचवा केस, कि अर्थ जो है आपके दीवार पर ऐसे अर्थ बोल रहे एक बॉडी जो है m मास का ऐसे लटका हुआ है तब भी इसको किस तरफ खींचेगा? mg से डाउनवर्ड डायरेक्शन। यानी किसी भी बॉडी का फोर्स का वेट का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में होता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। नीट वाले ने क्वेश्चन पूछा है कि वेट कौन से डायरेक्शन में लगता है? टुवर्ड्स द डाउनवर्ड या टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ? पहला ऑप्शन था टुवर्ड्स डाउनवर्ड, बच्चे ने मस्त टुवर्ड्स डाउनवर्ड लगाया। डाउनवर्ड्स बोलते हैं हम लोग, पर अर्थ जब भी किसी ऑब्जेक्ट को खींचेगा तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। वो हमेशा कहाँ खींचेगा? हम बोलने के आम चाल भाषा में हम बोल देते हैं कि W जो लगेगा वो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा, W डाउनवर्ड लगेगा, W डाउनवर्ड लगेगा, W डाउनवर्ड लगेगा। ये डाउनवर्ड है नहीं, ये एक्चुअल में हमारे अर्थ के ऊपर ये सारे शेप्स हैं जिस शेप में ये रखा हुआ है और अर्थ उन सभी को कहाँ खींच रहा है? अपने सेंटर। तो सेंटर की तरफ अगर खींच रहा है तो जब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आए और आपसे पूछे कि वेट का डायरेक्शन किधर होगा तो वेट का डायरेक्शन डाउनवर्ड नहीं है। ये एफबीडी बनाते टाइम हम लोग सोच लेते हैं वेट का डायरेक्शन टुवर्ड्स किधर है? सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर है। चलिए, ये वेट के बारे में बातें हो गई। अब दूसरी बात आ जाता है टाइप्स ऑफ फोर्स में नॉर्मल रिएक्शन। कौन आता है? नॉर्मल रिएक्शन। हम आरएक्शन का मतलब रिएक्शन, ठीक है? नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। रिएक्शन एक तरह का फोर्स है क्योंकि न्यूटन साहब ने बताया कि एक्शन और रिएक्शन एक फोर्स है। आप एक्शन और रिएक्शन में जिसे आप एक्शन मान रहे हैं हो सकता है किसी के लिए वो रिएक्शन है और जिसे आप रिएक्शन मान रहे हैं किसी के लिए वो क्या हो सकता है? बस एक बात न्यूटन साहब ने बोला कि जब भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो किस फॉर्मेट में करेगा? पेयर के फॉर्मेट में। कभी फोर्स करेगा पेयर के फॉर्मेट में करेगा। जब भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा वो किस फॉर्मेट में करेगा? पेयर फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में? पेयर्स के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करेगा, है ना? तो एक बात तो ये आ गया कि जब भी फोर्स एग्जिस्ट करे पेयर में।
ये नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन का डेफिनेशन पता है? नॉर्मल रिएक्शन का कहना है, पहले समझ लीजिए कि जब कोई बॉडी किसी के कांटेक्ट सरफेस में आता है, जब किसी बॉडी का सरफेस कांटेक्ट में आता है, तो जिस सरफेस के कांटेक्ट में आप आए हैं, जिस सरफेस के कांटेक्ट में आप आए हैं, वो सरफेस से बॉडी के ऊपर परपेंडिकुलरली एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को आप नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। आधा से अधिक बच्चा को नॉर्मल रिएक्शन पता ही नहीं है कि नॉर्मल रिएक्शन कहते किसको और कहां पर क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शन तो n = mg, वाह n = mg नहीं होता है, ये कहना प्योर गलत। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब होता है कि भाई जिस सरफेस के कांटेक्ट में आप आए, उस सरफेस से 90 डिग्री पर ऑब्जेक्ट के साथ जो रिएक्शन जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास जो ये वाला सरफेस 1 जो रिएक्ट करेगा किस पर? ऑब्जेक्ट पर, वो परपेंडिकुलर फोर्स का वैल्यू जो होगा वो क्या कहलाएगा? आपका नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो पहला बात तो नॉर्मल रिएक्शन का डेफिनेशन भी लिखना है, वो ध्यान दिलाने वाली बात है। पहले आप लोग एक काम कीजिए, एक-एक करके छापते जाइए, फिर नॉर्मल रिएक्शन पर पहुंचे। पहली बात, वेट कहाँ लगता है, कैसे लगता है, ये डायग्राम आपको खुद समझा देगा। वेट = मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। m इज मास और g आपका क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। याद रखिए m का वैल्यू वेरी कर सकता है, पर अपन अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ पर g का वैल्यू SI यूनिट में, कौन से यूनिट में? SI यूनिट में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। कई किताब 9.81 लिखते हैं। और CGS यूनिट में, ध्यान से सुनो, CGS यूनिट में g का वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और FPS यूनिट में, गौर से समझिएगा, FPS यूनिट में 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये डाटा आप याद रखिएगा, हालांकि काम में आपको यही वाला आना है। बात समझ में आई? अरे पहले पढ़ा कि नहीं? FPS मतलब क्या? फुट पाउंड सेकंड। CGS का मतलब क्या? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। SI का मतलब क्या? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम, जो भी आप उसको बोलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो वेट का डेफिनेशन लिखना है क्या? जल्दी सर, हाँ हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी थोड़ा जल्दी करो, क्या करते हैं हम आगे बढ़ाते हैं। चलो ये वाला एक्टिविटी आपको समझाएगा कि कहां पर पहुंचना है। नहीं छोड़ दो, बना दे, मास्टर बना रहा है।
तेजी देखो। हो गया। चलिए तीसरा स्लाइड, हेडिंग है नॉर्मल रिएक्शन, डिफाइन करते हैं। देखिए व्हेन ए स्टेशनरी बॉडी is placed on a surface then that surface exert a contact force on that body अब मैंने लिखा which is perpendicular to the surface and towards the body अब आप लोग सीट की पेटी बांध लो। अब मजा आने वाला है। एम मास का एक ब्लॉक है, ऑब्वियस बात है, ये इस सरफेस के कांटेक्ट में आया। जैसे ही आएगा ये वाला ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगाए, यानी इस सरफेस को एक फोर्स फील होगा। वो फोर्स किस डायरेक्शन में फील होगा? इस डायरेक्शन में फील होगा, दैट इज W mg। ये वाला सरफेस आपका इसको परपेंडिकुलरली एक फोर्स देगा, भेजेगा, जो इसकी तरफ होगा। ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या कहलाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। याद रखिएगा, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भेजेगा, यानी 90 डिग्री पर, क्योंकि ये बॉडी स्टेशनरी कंडीशन में है, यानी रेस्ट कंडीशन में है। ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने का मतलब इस बॉडी पर नेट फोर्स अभी कितना लगने वाला है? 0। अगर नेट फोर्स 0 लग रहा है, दैट मींस Fy डायरेक्शन में, y में, वर्टिकल में n माइनस mg का वैल्यू आपका कितना होने वाला है? 0। माइनस mg क्यों लिए? n के अपवर्ड डायरेक्शन की वजह से प्लस लिया, mg के डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से हमने माइनस लिया, और यहां से बन गया n m × g। एक इक्वेशन हमारा तैयार। अच्छी बात। दूसरा टाइप में आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, आप भी बनाइएगा। ये छोटा छोटा एफडीटी के लिए क्वेश्चन है, जहां नॉर्मल रिएक्शन हम निकालने सीख रहे हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक इंक्लाइंड है, और इंक्लाइंड प्लेन आपके साथ थीटा डिग्री पर पड़ा हुआ है। अब ये थीटा पे पड़ा हुआ है, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ये m मास का ऑब्जेक्ट है। अब आपको n = निकालिए। अब n का वैल्यू क्या है? थोड़ा जल्दी निकालिएगा, समय को जितना कम लगाएंगे उतना अच्छा। आपने पढ़ रखा है वेट किस डायरेक्शन में लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। वेट का अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगना तय है तो हम वेट को लगा देते हैं। यहाँ पकड़ा वेट को, पकड़ लिए, डाउनवर्ड खींच लिए, या आपका W क्या हो जाएगा? mg। पर आपका जो नॉर्मल फोर्स है वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर होने वाला है, और ये सरफेस के परपेंडिकुलर, ये वाला आपका वैल्यू क्या है? m। क्या n और mg एक दूसरे के इक्वल? नहीं। n और mg एक दूसरे के इक्वल नहीं। क्या अभी भी ये बैलेंस करके ये वाला रखा है फोर्स और ये वाला? नहीं। इसमें और फोर्सेस लगते हैं। कौन सा फोर्सेस? कैसा फोर्सेस? ये वाला अगर थीटा है, ये वाला डिग्री कितना है? 90। तो ये वाला डिग्री कितना है? 90 -
अगर ये 90 माइनस थीटा, तो गौर से देखिएगा, ये 90 माइनस थीटा और ये वाला एंगल तो कितना है, थीटा ही है ना, मतलब दोनों मिल करके 90 होगा जी। ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये वाला आपका mg है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, mg का cos थीटा, और इस तरफ लग रहा है, एक इस तरफ लगेगा mg का sin थीटा। बोलो चमका या नहीं चमका? इसका मतलब आपके m को बैलेंस करने के लिए कौन जिम्मेदार है, mg cos थीटा या mg cos थीटा, कौन जिम्मेदार है आपका? और यहां से पता चला कि m हमारा फॉर्मूला में क्या आएगा, mg cos थीटा। जो पहले m था, mg था, वो अब mg cos थीटा लगेगा। क्या लगेगा भाई साहब, mg cos थीटा। क्या बात समझ में आ रहा है? बोलो हमें नहीं, हमने ये बोला कि आपने जब वेक्टर कंपोनेंट पढ़ रखा होगा कि किसी बॉडी पर अगर हम ऐसे फोर्स लगाते हैं बेटा, अगर ये वाला फोर्स F है, ये एंगल थीटा है, तो x में आपका क्या लग जाता है, F का cos थीटा पढ़े हो कभी जीवन में, और ये वाला क्या हो जाता है, F का sin थीटा। बोलो हाँ या? उसी तरह आप इस पॉइंट को पकड़िए, इस वाले को, इस पॉइंट को अगर आप पकड़ेंगे, इस पॉइंट को अगर ये O पॉइंट कंसीडर करें, इस O पॉइंट को पकड़िए, ये O पॉइंट पर इस तरफ फोर्स लग रहा है, अगर ये इस तरफ फोर्स लग रहा है तो ये वाला, गौर से ये वाला आपका एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, थीटा। ये बोलो हाँ है ना, ये वाला कितना हो गया, थीटा। कौन सा, ये वाला नहीं, गौर से देखो, ये और ये दोनों तो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन इस लाइन पे क्या है, तो ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये वाला आपका 90 माइनस कितना है, तो ये वाला कितना है। पूरा कहानी को मोड़ तोड़ करके बस इतना सा समझो कि हमारे पास एक लाइन इधर है बेटा, एक लाइन इधर है, और एक लाइन ये mg, और ये एंगल आपका थीटा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, mg का cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा, mg का sin थीटा। बोलो हाँ, इसी को ना अपोज कर रहा है ये वाला नॉर्मल जी, तब ना ये सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा कभी। इसका मतलब m को बैलेंस किसने किया, mg cos थीटा। इससे क्या पता चला है, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, n इज इक्वल टू mg cos थीटा, n इज इक्वल टू mg। राइट, बात चमका आया ना, बोलो पक्का 100% या कोई डाउट? जल्दी छापिए, और कोई काम नहीं है, छाप लिए। चलिए, तो तीसरा केस अब हम देखते, कंसीडर कीजिए आपका एक वर्टिकल दीवार है, सही, और वर्टिकल दीवार पर क्या हो रहा है वो आप फील कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ये वर्टिकल दीवार और ये बॉडी, इसको हम वर्टिकल दीवार पर ऐसे फोर्स, और हमने ऐसा फोर्स लगा के इसको रोका, समझ में आएगा? ऐसा फोर्स लगाया, फोर्स मेरा हॉरिजॉन्टल, फोर्स मेरा कैसा है, हॉरिजॉन्टल। अगर हम इस फोर्स को छोड़े, ये कहां चला जाए, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हम अपने F फोर्स से उस बॉडी को रोक रखें। तो बना लिया हमने एक ब्लॉक, जो आपका F फोर्स से इसको रोक रखेगा। ये ब्लॉक है आपका, इधर से आपने F फोर्स लगाया है, ये M मास का बॉडी है, इसके तरफ M भी नीचे की तरफ लग रहा है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो कांटेक्ट फोर्स होंगे, जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ये वाला सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका वैल्यू क्या है, n, n का वैल्यू कितना है, यहाँ पर n का वैल्यू आपको कौन n के लिए रोक रखा है, f में, यानी f इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, n। जितना नॉर्मल रिएक्शन लगने वाला था उतना ही फोर्स अगर आप उसको देंगे, तब वो ऑब्जेक्ट वहां पर रुकेगा, और नहीं तो क्या कर जाएगा। बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। यहाँ पर n का वैल्यू f के बराबर होगा। ये थर्ड केस है, हाँ नीचे कहाँ एंगल बना, यहाँ पर ये प्योर हॉरिजॉन्टल फोर्स है भाई,
एक्स एक्सिस का एंगल से हमको क्या मिलता है? तुमको ये लग रहा है ये नहीं वो वाला ये वाला दीवार से जो लगा तो कहाँ है? यहाँ पर 90 ये हाँ ऊपर वाला जो बना है 90 डिग्री बोलते हैं। कौन सा हाँ 70 मतलब ये हाँ और तो नॉर्मल के लिए तो 90 डिग्री सरफेस पर चाहिए ही नॉर्मल के लिए चाहिए ना तुम थोड़ा सा इसको ऐसे घुमा के दो तब फिर आया वही चाहिए नेक्स्ट देखें चलिए और देखते हैं एफबीटी को पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत ज्ञान जरूरी है उस चैप्टर में हम कॉन्टैक्ट फोर्स को पढ़ रहे हैं हमारे पास ये ब्लॉक इसका मास m है इसको हमने इस तरफ खींच रखा है F फोर्स से और ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा है अब मुझे आप बताइए n बात अभी भी वही है स्टेशनरी कोई कहीं नहीं जा बस आप खींचे हैं उसको आप जब खींचेंगे ये चौथा कैसे है ना आपको इस बॉडी को कहां नीचे जाने के लिए मिलेगा mg से इसके ये सरफेस को देखो तुमको बॉडी से कोई मतलब नहीं है भाई वो जिस सरफेस पर पड़ा है उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगता है जिस सरफेस पर पड़ा है उस सरफेस के परपेंडिकुलर आपका नॉर्मल लगता है बात बोलने पड़ रही है हम क्या बोल रहे हैं अरे बोलो हाँ या ना ये जिस सरफेस पे पड़ा है ये व्हाइट वाला सरफेस है इस सरफेस से 90 डिग्री पर एक रिएक्शन फोर्स निकालो जिसका नाम क्या रखेंगे पर सवाल ये है कि यहां से यही तो फोर्स निकलता एक आदमी जो पकड़ के इसको ऐसे खींच रहा जब आप इसको ऐसे खींचेंगे तो ये वाला कंपोनेंट आपका fx होगा जो कहलाएगा f का cos थीटा और साथ में ये वाला कंपोनेंट होगा जो कहलाएगा f का sin थीटा बोलो हाँ या बोलना भाई अगर वो f का sin थीटा कहलाया और ये cos थीटा कहलाया तो अब देखिए वर्टिकल में दो फोर्स लग रहे हैं एक ऊपर की तरफ ये दोनों फोर्स और एक नीचे की तरफ ये वाला इसका मतलब ये दोनों मिक्स होकर के किसको बैलेंस कर रहा है mg दैट मींस n प्लस f का sin थीटा मिक्स करके आपको किसको बैलेंस कर रहा है mg को तो n क्या हो जाएगा mg माइनस f का sin थीटा बोलो चमका है कैसे नॉर्मल निकालते पता चल रहा है भाई ये नीट में पेपर आया है नॉर्मल रिएक्शन निकालने को नीट का पेपर है ये नॉर्मल रिएक्शन निकालने को उसका है तो हम एक एक स्टेप से आगे बढ़ रहे हैं फिर नॉर्मल रिएक्शन नहीं तो एक ही बार चिंता देंगे ना कि ऐसे 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 निकाल लो नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रह जाए और फिर अब नॉर्मल हो जाए सही है हमने इस बार खींचा अब मन कर रहा है धक्का देने को केस नंबर 5 कंसीडर कीजिए पेपर आएगा तुम छापते क्या नहीं आप पढ़ाई दे देते हैं फिर भी उतारो इसी को तो कहते हैं कि रेस में दौड़ने के लिए अच्छा ये बात कोई हुआ नहीं तुम सोच के बताओ नीट का पेपर देने बैठी बेटा अब बोलोगे आप तो क्या ही सर घंटे वाले 3 ही घंटा देते हैं झट से निकलवा देते हैं फिर वीडियो लेक्चर से बनाती है निशा कहाँ गई है इतना घर का जाती है उसको बोलो तुम बोर्ड के एग्जाम में नहीं जाए क्या बेचारे को कर दो हां उस दिन भी आए थे तो आप लोग तो सुनी भी हां तो हम नहीं बोल रहे थे समझ में आ रहा है आगे बढ़े एक और टाइप का हम खींचते हैं मान लो आपके पास ये ब्लॉक है और इस बार इस ब्लॉक का मास m ही है पर इस बार धक्का दे रहा हूं f n इज इक्वल टू व्हाट इस बार आपको निकालना है शुरू हमारा कोई हाल
ठीक है, इतना सोचना नहीं है, आराम से बनाना है। इतना डरते क्या हो? यहां से इसको काट लीजिएगा, कितना से? इस सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स लगाओ, ठीक है। ये वाला फोर्स सीधा लगा है कि टेढ़ा? ये अरे एक चीज देना भूल गए, ये वाला एंगल कितना है? ठीक है, ठीक है। जब आप ऐसे धक्का देंगे तो इसका मतलब ये थोड़ा आगे जाएगा और किस तरफ जाएगा? नीचे जाएगा। आगे जाने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? F का cos थीटा। नीचे आने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? F का sin। नीचे कितने फोर्सेस हैं? दो फोर्सेस। ऊपर कितने फोर्स हैं? इसका मतलब N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg प्लस F का sin थीटा। चमका या नहीं चमका? ये N ही प्राण लेता है और N ही प्राण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए। अरे बोलो हाँ यार। तो PYQ से क्वेश्चन डरना नहीं और घबराना भी नहीं, बहुत डरावना सा क्वेश्चन है। दिख रहा है तुमको क्या है? एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर एंगल कितना दे रखा है? थीटा। एक बॉक्स को रखते हैं हम, और ये फिसलना चाह रहा है। एम मास का ब्लॉक है जिसको ना एक बंदा रोकना चाह रहा है और वो बंदा यहां से फोर्स लगाकर रोक भी रहा है। ये फोर्स लगाता है F। अब आपको फाइंड आउट करना है N इज इक्वल टू व्हाट? N F इज इक्वल टू व्हाट? फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। दोनों क्वेश्चन आपके पास बना है। बात समझी? क्या आसान क्वेश्चन है भाई? बहुत आसान है। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर एक बक्सा रखा हुआ है, वो बक्सा बेचारा फिसलना चाह रहा है और जहां पर N इज इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है, साथ ही साथ आपको फोर्स का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है जिससे ये M मास का ब्लॉक क्या हो? रुक जाए। कौन कहता है बोतल में नशा नहीं होता है? देखो अब ये सब बहाना है भाई, बेचारे ने पानी पी लिया है इसलिए झूम रहा है, झूम रहा है। शुरू करें? थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए ध्यान दें। आप फोर्स के बारे में एक बात तो जानते होंगे कि आप उसका लाइन ऑफ एक्शन बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। बोलो हाँ ठीक है। इसका ये लाइन ऑफ एक्शन हो सकता है? हो सकता है। अगर ये लाइन ऑफ एक्शन है तो ये वाला एंगल कितना होगा? बोलो। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पर भी इस फोर्स को अगर मैं यहां शिफ्ट करूं तो ये वाला एंगल कितना है? आपने कितना अप्लाई किया है? इन सारी चीजों को एक बार पहले साइड करते हैं। ठीक है, अब शुरू करें। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या मिलेगा? mg। इस वाले को कैसा चाहिए फोर्स?
ये वाला n, सही जा रहा है ना। ये अगर f है और इसको इधर धक्का दे रहा है तो इसके कितने कंपोनेंट टूट सकते हैं? पहला तो f के बारे में कंपोनेंट तोड़ते हैं। f का एक कंपोनेंट आपका टूटेगा, अगर ये f है तो ये वाला आपका हो जाएगा सही, ये वाला आपका हो जाएगा f, बोलो हाँ है ना, बोलो भाई, ये वाला आपका f हो जाएगा और ये वाला आपका हो जाएगा f का cos थीटा, यानी इसको पैरेलली एक लाइन ले जाएगा, जिसको क्या कहेंगे हम, f का cos थीटा, और ये पैरेलली गया तो इसका एक परपेंडिकुलरली पार्ट होगा जो होगा f का साइन थीटा। इस वाले का ब्रेक थ्रू करेंगे तो टूटेगा हमारे पास mg का cos थीटा, क्योंकि ये एंगल भी आपका क्या होगा, थोड़ी देर पहले पढ़े, थीटा होगा, अरे बोलो हाँ, ये वाला mg cos थीटा। पूरा कॉन्सेप्ट एक बार रिपीट करें फिर से ताकि आपको अच्छे से समझा सके। चलिए ध्यान एक एक करके तोड़ मोड़ के हम समझाने का कोशिश। ये एंगल कितना भैया, यहाँ से ये कितना आएगा भैया, mg। जब तक आप mg पढ़े हैं तब आप ये पढ़े होंगे कि ये वाला कितना हो जाता है भाई साहब, mg का, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, बोलो हाँ, क्योंकि ये एंगल कितना बन जा रहा था, ठीक, ये वाला इस तरफ जाएगा, बोलो हाँ कि ये वाला कितना हो जाएगा, mg का sin थीटा। वेरी गुड, एक एक बात को समझो। चलिए दूसरे पर आते हैं। अब आपने ये फोर्स लगाया इसको F, ये वाला एंगल थीटा, तो इस वाले का जब आप ऐसे किसी चीज को धक्का देंगे, ध्यान से, जब आप ऐसे किसी चीज को धक्का दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको ये वाला आपका फोर्स का डायरेक्शन है, एक ये वाला हो जाएगा आपका F का cos थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा F का sin थीटा, बोलो हाँ या, और ये वाला क्या कहलाएगा आपका F। सही चमका कि गलत चमका, सही चमका। अब इस पूरे पार्ट को, सेक्शन को हम उठाएं, अरे इस पूरे पार्ट को अगर हम देखें तो एक तरफ यहाँ पर लगेगा आपका F का sin थीटा, और एक आपका ये लगेगा F का cos थीटा, एक आखिरी बचा हुआ है जो इस तरफ लगेगा n। अब देखो n को बैलेंस करने के लिए कितने फोर्स है, दो फोर्सेस है, यही शिफ्ट किए हैं, इसको शिफ्ट कर दिए हैं। n को बैलेंस करने के लिए एक mg sin थीटा, सॉरी cos थीटा, और F का sin थीटा, यही है ना, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए n इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F का sin थीटा प्लस mg का, बोलो जोर से, दूसरी तरफ F के बारे में बात करें, F का cos थीटा और mg का sin थीटा, एक दूसरे को बैलेंस करें तभी हम खिसकने नहीं देंगे। इसका मतलब आपका F का cos थीटा बराबर mg का, बोलो जोर से, sin थीटा, F इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा mg sin थीटा बाय cos थीटा, दैट मींस mg का tan थीटा, बोलो हाँ या ना। इसका वैल्यू क्या आया आपका है, आप कितना फोर्स लगाएंगे जो वो नहीं फिसलेगा, mg tan थीटा, mg आप कितना फोर्स लगाएंगे तो नहीं फिसलेगा, mg का। अब मुझे n पूछा है, n इज इक्वल टू mg tan थीटा इनटू sin थीटा प्लस mg क्या लिखेंगे, cos sin थीटा tan थीटा, तो आपका क्या हो जाएगा, इसके बदले f इज इक्वल टू mg tan थीटा लिख लिया ना, sin थीटा बाय cos थीटा, इससे mg कॉमन ले लो, sin थीटा का होल स्क्वायर बाय cos थीटा प्लस
cos बाय 1, यहाँ से cos थीटा कॉमन आएगा, sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बाय cos थीटा, यानी आपका mg इनटू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या वैल्यू है, और 1 बाय cos थीटा क्या वैल्यू है, sec थीटा। m का वैल्यू आया mg का sec, क्या है आपका m का वैल्यू q by q, ऐसे नहीं हाँ कुछ करना ही है, आपको बस ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट। फिर से रिपीट आएगा यार, ऐसा अभी लग रहा है आपको, हम थोड़ा ज्यादा लेट किए, आराम से समझाए इसमें, गौर से सुनिए। आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है ना, इधर देखो इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल कितना है आपका, आपसे क्या पूछा है कि हमको वो फोर्स चाहिए जिससे ये ब्लॉक क्या करे, रुक जाए। तो F का वैल्यू क्या है, अगर ब्लॉक रुक रहा है तो इसका मतलब ब्लॉक इक्विलिब्रियम कंडीशन में। आप पहला कॉन्सेप्ट पढ़ो, जब आप इस बॉडी को छोड़ दो कि F लगा, जब आप इस बॉडी को सिर्फ mg लगवाते, mg डाउनवर्ड n इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये वाला वैल्यू हो जाता था आपका mg का क्या cos। यहां तक समझने में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने बनाया, आपने अलग से क्या किया, एक फोर्स ऐसा लगा। जब आप किसी बॉडी पर ऐसा वाला फोर्स लगाइएगा, इसका मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, और ये वाला वैल्यू क्या है F। इसके कितने कंपोनेंट टूटेंगे, इसके दो कंपोनेंट, एक इस तरफ और एक देखो कंपोनेंट के परपेंडिकुलर दूसरा कंपोनेंट, ये बात है, कंपोनेंट के परपेंडिकुलर एक आ जाएगा आपका F का cos थीटा, एक आ जाएगा आपका F का sin थीटा। ये जो आप mg cos थीटा तोड़े, इसका दूसरा कंपोनेंट तभी तोड़ने भूल गए, वो क्या था mg का sin थीटा। नहीं, ये कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब सिंपल है भाई, ये वाला इस वाले के इक्वल है, डायग्राम में ना लगा जी, ये वाला किसके इक्वल है, उसके इक्वल है। आप सोचिए कि F cos थीटा बराबर है mg sin थीटा, तो लिख तो सकते हैं mg tan थीटा, बोलो हाँ कि ना, खत्म कर। किसका वैल्यू, F का वैल्यू। अब मुझे n चाहिए, अकेले n को कितना फोर्स बैलेंस करना है, एक ये वाला और एक ये वाला। क्या इसमें रॉकेट साइंस है, n इज इक्वल टू F का sin थीटा प्लस mg का cos थीटा। F बराबर क्या लिखते हैं, mg इनटू tan थीटा, tan थीटा का मतलब sin थीटा बाय cos थीटा प्लस mg का क्या cos थीटा। अब इनटू sin थीटा एक छूट गया, आप क्या कीजिएगा, mg कॉमन रख लीजिएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 बाय अब पहले देखो बच के कहां जाइए, सवाल सिंपल है, समझ में आया तो खुशी मनाइए, नहीं आया तो रिपीट करें। पर ये लेंदी है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कब होगा, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले आप mg cos थीटा निकालने जान रहे थे n के बराबर, लेकिन जब आप सीख गए तो आपको समझ में आया कि ये वाला थीटा थीटा निकालना है, सीधा कौन ये थीटा। जब ये वाला कॉन्सेप्ट 4-5 बार बना लीजिएगा, तब आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं है। एक फोर्स अगर इधर से लग रहा है तो n का वैल्यू कितना होगा, अब आप इतना बनाइएगा। एक फोर्स अगर बैलेंस करने के लिए लग रहा है तो n का वैल्यू क्या होगा, और कितना फोर्स लगा के इसको टेढ़ा को बैलेंस करेंगे,
इतना आसान रहता है, सब काम कर नहीं रहता है। अच्छा ये बात मानते हो ना, कहीं भी पढ़ो तो पढ़ना तुम्हें, हाँ इससे भी बच सकते हो, इस बात से बच सकते हो तुम लोग कि नहीं सर पानी सर जो है टप टप क्वेश्चन कराते हैं, चलो जहाँ पढ़ेंगे आसान आसान क्वेश्चन कराएंगे। मान लिया उस क्लास को भी आप पढ़ लो, आएगा तो वही ना जो हम करा रहे हैं। बारह से नीचे पेपर देखे, हर साल ये आगे बढ़ते जा रहा है, मतलब नीट का फिक्स जवान होते जा रहा है, तो इसको कभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हुए नहीं देखा। इसमें टेस्ट डाटा में डाटा तो कितना डाटा दे दे यार, हम तो यही बनाते रहे, यही काफी। अब हम वेलोसिटी दे दो, वो दे दिया 20, वर्ड चैंपियन ऑन द सरफेस, वो कुछ और चेंज कर लिया अलग तरह से, तो कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं आता। अब तुम सोचो यही एनएलएम जब हम जैक बोर्ड में पढ़ा रहे थे या सीबीएसई बोर्ड में, एनएलएम पढ़ाना कितना 15 यानी 7.5 घंटे, तो उतना आग लगता है तो कभी हुआ कि उस बेच में हम क्यों पढ़ाएंगे कि भाई तुम्हारा बॉडी कर्व हो जा रहा है, बॉडी टेढ़ा हो जा रहा है, वही 10 दिन अगर पढ़ा के तो मास्टर खराब हो जाए। ये सच्चाई है, इसलिए कौन बोल के पढ़ाना होता है, किस बोर्ड को आप पढ़ा रहे हैं, किस बैच को। अब बताओ आईआईटी वाले को पढ़ाओगे ये फिजिक्स, उसके लिए बच्चा जैसा नहीं है। अब उस बैच को पढ़ाने के लिए आप पहले जैसे होता है ना, हम किसके घर भोज खाने जा रहे हैं, इन्विटेशन किनके घर से मिला है, उसी हिसाब से आप ड्रेस चूज करते हैं। नानी के घर में इन्विटेशन मिला है, लहंगा। अब मान लो मेरे घर में इन्विटेशन मिला है, लहंगा पहन के थोड़ी सिंपल कपड़ा पहन के आया। यही होता है ना शादी वगैरह के भोज में, कि आप किसके घर जा रहे हैं उस हिसाब से आपका ड्रेस चूज होता है। ऐसे ही है, किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस हिसाब से क्वेश्चन चूज होता है। चलिए अब आप थोड़ा सा दिल थामिए और बताइए कि देखो 2 इंक्लाइन बी शेप में एक आइसक्रीम फंसा हुआ है। हम पहले बढ़ा ले रहे हैं फोटो, बाकी क्वेश्चन को आगे करना है। फोटो दिख गया? इस ओला गोला का मास है कितना? m। क्या फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाता है? m ही पूछा। सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये पूरा एक सिस्टम है। सिस्टम आपका किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ से एक आपका नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर
हमने सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा, नाम रखा n1। इस वाले में सरफेस के परपेंडिकुलर नाम रखा मैंने n2। ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है आपका 30 डिग्री, ये वाला जो एंगल है आपका फाइंड। बहुत टफ नहीं है, आप क्वेश्चन को देखे और आपके दिमाग में कचर 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 चलना शुरू हो गया। अब थोड़ा देखते हैं हम, ध्यान से मेरी बात छोड़ दो पहले। इस पॉइंट को क्या मानना, ओ इस पॉइंट से डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या जाएगा, इस पॉइंट की तरफ एक फोर्स लगेगा, इस पॉइंट की तरफ एक फोर्स लगेगा। ओ पॉइंट यहां कंसीडर करूं मैं, mg नीचे लगाऊं, n1 इस तरफ लगा दूं मैं, n2 इस तरफ लगा दूं मैं, बोलो नहीं यार। इस वाले लाइन को ऐसा खींच करके यहां देखो, अगर मैं खींचूं ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल 30 डिग्री नहीं, सोच रहे आराम से, तेरे बढ़िया नहीं समझ में आ रहा, आराम से देख, ये 30, ये 90, ये कितना 60, ये कितना बोलो, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, अब काम बन गया। अब कुछ लेकर देख कैसे क्या करें। ये वाला तो मैं टेढ़ा फोर्स बताया, मानते हैं हम तेरे बात को कि आपने इस वाले को टेढ़ा फोर्स लगा। टेढ़ा जब लगाएंगे जी तो एक लगेगा n1 का cos 30 डिग्री और एक लगेगा n1 का sin 30 डिग्री, बोलो हाँ। एक लगेगा n2 का cos 30 डिग्री, एक लगेगा n2 का sin 30 डिग्री। पूरा कंडीशन किसमें है, इक्विलिब्रियम, यानी सम ऑफ fx क्या होगा और सम ऑफ fy क्या होगा, 0। समझ में? अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या हो जाना चाहिए, 0, और वर्टिकल फोर्स भी क्या हो जाना चाहिए, बोलो नहीं यार। अब हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स है, 1 और 1, तो लगाओ n1 cos 30 डिग्री इज इक्वल टू n2 cos 30 डिग्री। n1 किसके इक्वल होगा, एक बात का आपको टेंशन है तो दिक्कत है, पहले क्वेश्चन देखे ना। अब ध्यान दो दूसरी बात, y में कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर और एक, तो इसका मतलब n2 sin का प्लस बराबर क्या, अच्छा n1 इंटू अगर दोनों इक्वल है तो हम सीधा नहीं लिख सकते हैं, 2n1 sin का 30 डिग्री का वैल्यू हाफ बराबर, तो बोलो ना n1 और n2 दोनों आपस में बराबर, तो n1 sin 30 n1 sin 30, 2n1 sin 30, 2n1 sin, ये गया और ये n1 का वैल्यू क्या आ गया, और इसके किसके बराबर है, क्या पता है, लेकिन हाँ ये हर केस में